भतार बोलते हैं, भतार बोलने के भी बहुत सारे से आप हस्बैंड बोल सकते हो, पिया बोल सकते हो, साजन बोल सकते हो, लग जा रही थी। तो हमारी जो भोजपुरी भाषा है, तो जब लोग नए लोग सुनते हैं तो बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है कि ये रउआ क्या है, तहनी क्या है, तोहनी क्या है, तोहरे के क्या है, का हो महाराज। सबसे पहला प्रोजेक्ट भोजपुरी का ही किया था, नचनिया अच्छा। फिल्म। और लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, फ्रंट और करके अपना टाटा बाय बाय करती थी। अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ चीज़ें होंगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भले आप एक प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा, 2 प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कि तेरे यहाँ पे पापा या भैया या मम्मी या बहन कोई नहीं है तो तेरे को आके मनाएंगे तो ना। इसको साजन बुलवा दो ना, सैया बुलवा दो ना, यही क्यों बुलवाना है। मैं कहती हूँ अगर कोई गंदा गाना आ रहा है आप उसको मत देखिए, उसको मत प्यार दीजिए, उसको मत सराहिए, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर मिलियन व्यूज मिलते हैं, क्यों? लेकिन मसालेदार खाना तो लोगों को तो पसंद है। मसालेदार खाना तो तितली गर्ल में भी मसाला है ना, क्यों वायरल हुआ वो? लेकिन आज ट्रेंडिंग में है। लेकिन जो अभी अभद्र गाना इसमें आ जाएगा तो रातों रात ट्रेंडिंग में चला जाएगा। क्यों? भोजपुरी भाषा मैं पहले नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अभी मैं भोजपुरी भाषा से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है इससे मीठी भाषा कोई है नहीं। लेकिन ये भोजपुरी एल्बम बंद होने चाहिए। नमस्कार। डीजी मैक टेलीफिल्म पे हम ऐसे शख्सियत को लाए हैं जो 2025 की तितली गर्ल कहला रही है। वो भी कहाँ, वो भी बिहार, चारों तरफ हिंदुस्तान में। और उनका जो गाना है शहर के तितली आज धूम मचाए हुए है। तो आज हम उनसे ज़्यादा बातें करेंगे और किस तरह से फिल्में मिलती हैं, और उनकी लगभग फिल्मों की सफ़र होगी तो लगभग 50 फिल्में कर चुकी हैं, और कोई भी आर्टिस्ट नहीं है भोजपुरी के जो उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया हो। तो हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट चलते हैं ऋचा दीक्षित के पास। ऋचा दीक्षित जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मेरा पहला सवाल है कि तितली गर्ल कितनी उड़ के गई है, कहाँ गई है? मिलियन क्रॉस कर चुकी है तितली गर्ल। उसमें जो है आपको कितने कमेंट्स आ रहे हैं और किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं? मुझे बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सभ्य, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट आ रहे हैं। जो हिंदुस्तानी परिवेश और ख़ास तौर पे देहाती परिवेश में जो आप गाना शूट हुआ है, उस गाने का जो थीम है, एक साफ सुथरी जो हिंदी फिल्मों को मात दे रही है, उस पे आपका क्या कहना है? कभी सोची थी कि ये गाना मुझे मिलेगा? सोचा तो था। मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और महमूद भाई के मैं बारे में बोलूँ, महमूद भाई जो भी फिल्म करते हैं वो बहुत ही मेहनत और लगन से करते हैं। तो उन्होंने इस गाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 3 दिन हमारा सेटअप रेडी हुआ है, उसके बाद हमारा गाना शूट हुआ है। तो जब भी कोई इंसान मेहनत करता है तो मेहनत रंग लाती है। तो अभी उसकी सफलता पे आपको कैसा महसूस हो रहा है दिल से, मतलब सपने उपने में भी कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, और लोग मुझे, सबसे अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे तितली गर्ल के नाम से बुलाते हैं। आप रहने वाली कहाँ की? मैं कानपुर से हूँ, कानपुर की रहने वाली हूँ। भोजपुरी से वास्ता कब रहा, कैसे रहा? भोजपुरी से वास्ता मुझे भी नहीं पता चला कब इतना लगाव हो गया भोजपुरी से, जबकि मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ। मैं मुंबई गई काम करने, और मुझे धीरे धीरे जब चीज़ें मिलने लगी तो पहले तो भोजपुरी से कटने की कोशिश की, कि बहुत सारी अफवाहें मैंने सुनी थी कि जब भोजपुरी में कोई काम करता है तो उसे फिर वापस काम नहीं मिलता, क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर लोग भोजपुरी के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब मुझे पहली फिल्म ऑफ़र हुई तो फिर मेरा सवाल यही था कि करना क्या है, मेरे कपड़े कैसे होंगे, मैं पहनूंगी क्या। तो अभी हम उस फिल्म के बारे में नहीं बात करेंगे, बस मैं इतना कहूँगी कि उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से लेके तुम्हारे पैर के अंगूठे तक तुम्हारे सारे कपड़े बंद रहेंगे, मेरे पे विश्वास रखो, ये तुम्हारी फिल्म नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम कौन सी फिल्म करने जा रही हो। अच्छा, ये थॉट जो है, जो नेगेटिव थॉट भोजपुरी को लेकर के था, वो किस तरह से आया था आपके दिमाग में कि इतना डरी हुई, सहमी हुई थी कि भोजपुरी में जाएंगे तो हमारे साथ अंग प्रदर्शन एक तरह से दिमाग में चल रहा होगा ये चीज़ें, इसी पे तो आप सोच रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ कानपुर में बहुत कम लोग भोजपुरी बोलते हैं, और बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। जैसे लखनऊ में हम लोग आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे भोजपुरी लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन कानपुर की तरफ ज़्यादा भोजपुरी की जनसंख्या नहीं है। तो जब मैं वहाँ से इधर आई अपना शूटिंग करने, या जब मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ रही थी, तो धीरे धीरे लैंग्वेज अलग होने लग जा रही थी। तो हमारी जो भोजपुरी भाषा है, तो जब लोग नए लोग सुनते हैं तो बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है कि ये रउआ क्या है, तहनी क्या है, तोहनी क्या है, तोहरे के क्या है,
का हो महाराज क्या है, तो बड़ा अजीब सा लगता था मुझे पहले कि कैसे ये लोग बात करते हैं। रउआ मतलब मुझे नहीं पता था, धीरे धीरे मुझे पता चला। तो जब भी फिल्मों में क्या होता था, जब भी घर पे हम लोग बैठते थे तो कभी कोई फोक चैनल हम लोग चेंज करते तो फोक चैनल आ जाता था, तो उसमें कोई महिलाएं या कोई पुरुष कुछ परफॉर्म कर रहे होते तो बड़ा वल्गर सा लगता था, मतलब भद्दा सा लगता था। लेकिन हम लोग छोटे थे तो हमें ये पता नहीं चलता था ये भद्दा है क्या, लेकिन हाँ ये पता रहता था कि कुछ तो गंदा सा लग रहा है। तो हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो होते थे वो हटा देते थे। गाने जो होली होली में गाने बजते थे तो बहुत अभद्र बजते थे, तो हम लोगों को, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं छोटी थी, तो मम्मी पापा भैया वहाँ से हटा देते थे कि चलो तुम अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, क्योंकि भाई हम बाहर किसी को मना नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई हम एक समाज में रह रहे, वो बोलेगा अपने घर में बजा रहे हो तुमको क्या। तो उन चीज़ों से लगा कि नहीं भोजपुरी थोड़ा सा है। फिर हम जब इंडस्ट्री में गए, मुंबई आए, वहाँ जब मैंने बोला कि मुझे भोजपुरी की से फिल्म से ऑफ़र आया है, तो मैं ड्रामा नहीं, पहले हम रोकेंगे। पहले ही भोजपुरी में तो गई नहीं होंगी, पहले आपके अंदर कुछ ख्वाब होंगे कि हम फिल्मों में काम करेंगे, तब वो आप भोजपुरी की तरफ मुखातिब हो गई होंगी। नहीं, मेरे अंदर कोई ख्वाब ही नहीं था। तो बम्बई जाने का मामला क्या था? मैं बताती हूँ, मैं सिंगर बनना चाहती थी। यस। तो मैं भातखंडे में आई थी फॉर्म भरने, जी जी। लखनऊ भातखंडे जी, में। जी, जी। वहाँ फॉर्म भरने आई थी और फिर मेरे पापा ने न्यूज़ में, दैनिक जागरण मेरे आता था, मेरे पापा ने इसका भारतीय नाट्य अकेडमी का प्रचार देखा, तो उन्होंने बोला इसमें भी फॉर्म डाल दो। तो मैंने दोनों जगह फॉर्म डाल दिया था और इधर मेरी शादी भी फिक्स हो रही थी, अच्छा। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। तो मेरे घर पे क्या होता है, हमारे ब्राह्मण परिवार में होता है कि लड़की ग्रेजुएशन कर ली तो शादी वादी कर दिया जाए। मुझे था कि नहीं, मुझे पीएचडी करना है, मुझे सिंगर बनना है या लेक्चरार बनना है। तो मुझे था, मैंने दोनों फॉर्म डाले, मुझे था कि मैं घर से जल्दी बाहर निकलूँ। तो भातखंडे की जो ज्वाइनिंग लेटर था वो आया 20 जुलाई को और भारतेंदु का ज्वाइनिंग लेटर आया 15 जुलाई को। तो मुझे घर से बहुत जल्दी निकलना था ताकि मेरी शादी के लिए मैं कुछ पॉइंट रख पाऊँ कि नहीं अभी मेरा यहाँ हो गया, अभी थोड़ा रुक जा। तो मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी आ गई पढ़ने। वहाँ पे अलग दुनिया थी, कोई नकली का राजा बन के घूम रहा है, कोई नकली की रानी बन के घूम रही है, कोई नकली का सेनापति बन के घूम रहा है। मुझे लगता था कि ये लोग क्या नाटक कर रहे हैं। जैसे एक सवाल इसमें आता है कि जब कानपुर से लखनऊ आई थी तो क्या डेली अप डाउन करती थी कि यहाँ? नहीं, हॉस्टल में रहती थी। अच्छा, हॉस्टल में आपको हॉस्टल मिल गया? हाँ, हॉस्टल मिल गया था। अच्छा, तो घर के लोगों ने कभी विरोध किया कि नाटक में क्यों जा रही है? नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने ही बोला था ना यहाँ फॉर्म डालने के लिए। लेकिन हाँ, पापा को ये था कि ये फेल हो जाएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाई में रुझान बहुत कम था। तो पापा को था डाल दो तुम, लेकिन पापा को ये कॉन्फिडेंस था कि फेल हो जाएगी। मतलब आर्ट उनके अंदर था कुछ ना कुछ। हाँ। तो जब मैं पास हो गई तो मैंने बोला अब क्या, अब तो मैं जाऊंगी। तो मेरे पापा ने एक सेंटेंस बोला, अब तुम दोनों जगह पास हो गई हो ठीक है, लेकिन अब तुमको जाना कहीं नहीं है, घर ही में रहोगी। तो फिर मैं रोने लग गई कि अब जब ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं पास हो गई, तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। फिर मेरे भैया ने मेरे को बोला कि नहीं तुम जाओ। फिर पापा ने बोला ठीक है जाओ। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे वही नकली के राजा रानी देखने लग गई। मैं सो जाती थी प्ले देख के। फिर धीरे एक मैंने बाकी इतिहास प्ले किया और उसमें मैंने मेन लीड किया। वहाँ से धीरे धीरे मुझे कीड़ा आया। फिर उसके बाद एक हमारे यहाँ विनीत करके एक फैकल्टी आई थी, विनीत सर थे, उन्होंने मेरा पहला ऑडिशन लिया था। एक महाकुंभ सीरियल आता था, चैनल का नाम नहीं याद है, नया चैनल था, इमेजिन करके कोई नया चैनल आया था, तो उसमें था। तो उसके लिए मुझे बहुत, हाँ ऐसा ही कुछ तो था। हाँ, फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ें हो गई। फिर भी ये था कि मैं बॉम्बे नहीं जा पाऊंगी, बस पढ़ाई यहाँ कर लिया, ऐसा हो गया। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँगी, फिल्में करूँगी, सीरियल करूँगी, लोग मुझे जानेंगे, मेरा एक अलग नाम होगा, मेरी अपनी आइडेंटिटी होगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं, यहाँ पे कितना दिन का कोर्स आपने किया? 2 साल का। 2 साल का। उसके बाद में क्या आप स्टेप रहा? उसके बाद वो जो बताया ना मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा, यहाँ पे ऑडिशन दिया? हाँ, लखनऊ में हमारे यहाँ फैकल्टी आती थी पढ़ाने हॉस्टल में, तो उनको मेरा फेस या उनको जो भी अच्छा लगा, क्योंकि वो मुंबई से ही आते थे सारे फैकल्टी, तो उन्होंने मेरा वहीं पे ऑडिशन लिया महाकुंभ सीरियल के लिए, लीड के लिए। नहीं तो वहाँ पे मतलब सिलेक्शन हो गई थी उसी समय? हाँ, कि बाद में आया उसका? नहीं, पढ़ते पढ़ते ही वो फैकल्टी जो पढ़ाने आते हैं ना, तो मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, तो उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्होंने ऑडिशन मेरा बॉम्बे भेज दिया। वहाँ से मेरे लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, बॉम्बे तो नहीं जाना। मुंबई का जो फिजा होती है उस चीज को मालूम था। तो मैंने कहा अरे भैया के साथ भेज दीजिए। फिर मेरे बड़े भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। नहीं, अब ये बताइए 2 साल के अंदर आपने क्या क्या सीखा जो कि मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे बम्बई जाना है?
नहीं, मैंने 2 साल में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही सीखा है। अच्छा, कॉन्फिडेंस। हाँ, क्योंकि मैं जिस घर से आई हूँ उस घर पे तो कोई गाली गलौज क्या, मतलब ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता है। और जब मैं भारतीय नाट्य अकेडमी आई, वहाँ एक अलग माहौल, अलग चीज़ें, क्योंकि वो ट्रेनिंग है। जी जी जी। ट्रेनिंग तो हार्ड होती है। तो वहाँ से मुझे आत्मविश्वास आया, लोगों से कैसे बात करनी। मैं किसी से आंख मिला के बात नहीं कर पाती जी, थी जी, जब मैं घर से आई थी, घर से बाहर निकली। तो धीरे धीरे वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। फिर बॉम्बे गई, तभी तो मैं सिर्फ 40 लोग के बीच में थी हॉस्टल में। अच्छा। जब बॉम्बे गई तो वहाँ 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के बीच में कितने लोग आर्टिस्ट बनने आ रहे हैं, तुम क्या चीज़ और हम क्या चीज़ है। तो वहाँ एक अलग कॉन्फिडेंस था। यहाँ एक, वहाँ मैं डर गई देख के। नहीं, अब आता है मामला कि ऑडिशन की पहली जो है कैमरा फेस करना। लखनऊ में किया था। अच्छा, लखनऊ में किया। फिर वहाँ की जो वहाँ पे फाइनलाइज हुआ था, तो उसमें फेस किया होगा, तो वो एक आ जाता है हाँ, दिमाग डरी सी थी और ऐसे पूरा शरीर कांप रहा था। एक अननोन आदमी ऐसे कैमरा लेके खड़ा है और ऑडिशन ले रहा है, और बस स्ट्रेट होके आपको ऑडिशन देना। क्या वो सब्जेक्ट क्या दिया था उसमें? स्क्रिप्ट होती है, जो आपका सीरियल होता है, उस सीरियल के कुछ डायलॉग्स होते हैं जो आपको उस कैरेक्टर में निभा के बोलने होते हैं। वहाँ पे किया, फिर उसके बाद सब चीज़ें हो गई, लेकिन मेरी स्क्रीन एज कम आ रही थी। मतलब स्क्रीन में मुझे 24-25 का दिखना था, तो मुझे वो मैं 18-19 की लग रही थी। अच्छा, वो मतलब वो फिट नहीं हो पा रहा। हाँ, मैं छोटी लग रही थी उस कैरेक्टर के हिसाब से। तो फिर मैं वहाँ पे फेल हो गई, तो वहाँ पे नहीं हुआ। फिर उसके बाद चालू हो गया ऑडिशन देना, लाइन में खड़े होना, नॉट फिट, फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, फिट, ऐसे धीरे 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 करके फिर तो वहाँ पे आप जो है जैसे शाम को और सवेरे, शाम को प्लानिंग किया जाता है वहाँ के, तो मैंने देखा है ज़िंदगी कि शाम को प्लानिंग है कल किस प्रोडक्शन हाउस में मुझे जाना है। तो इस तरह से प्लानिंग आपकी होती थी पर डे की, जो है कल हमको कहाँ जाना है? हाँ, मेरी प्लानिंग होती थी। और मुझे थोड़ा सपोर्ट इस चीज़ का मिल गया कि जो मैं बीएनए से हूँ, तो हमारे सीनियर्स भी बॉम्बे में रहते थे बहुत पहले से, तो वो हम लोगों को बता देते थे कि यहाँ पे ऑडिशन है, चली जाना, वहाँ ऑडिशन है, चली जाना। तो मुझे ज़्यादा ये नहीं करना पड़ा कि मैं ज़्यादा स्टूडियो जाऊँ और बोलूँ कि ऑडिशन चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है। मुझे डायरेक्ट हमारे दादा लोग जो होते हैं वो फॉरवर्ड कर देते थे मैसेज, और हम लोग डायरेक्ट उस स्टूडियो पहुँच के बोलते थे कि ऑडिशन देना है। तो जैसे सब लोग लाइन पे बैठते थे वैसे मैं भी बैठती थी। जब मेरा नंबर आता था तो मैं ऑडिशन देती थी, और अपना क्लैप पकड़ के नाम, नंबर, ये एज, आदर्श नगर, हाँ, आदर्श नगर, और लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, फ्रंट, और करके अपना टाटा बाय बाय करके चले जाते थे। सेलेक्ट हुआ तो कॉल आएगा, नहीं हुआ तो नॉट फिट। लेकिन अच्छा, उम्मीदें तो बड़ी बनी रहती है, तो अरे वो बस बॉम्बे देख के सपने तुरंत बन जाते हैं ना, ऐसे ख्वाबों में तुरंत, अरे अब तो ये होना है, अब तो वो होना है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अब सबसे बड़ी सवाल होते हैं लड़कियों के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए, कि अगर फिट हो भी गई तो आगे का प्रोसेस एक डरावना होता है लड़कियों के लिए। आप जिस विषय में बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो आपके हाथ में चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ चीज़ें होंगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भले आप एक प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा, 2 प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। ये आपका कॉन्फिडेंस पहले से बना रहा? पहले से था। पहली जो है बड़ी जो अचीवमेंट ऑफ आर्ट के लिए जो रोल था, कौन सा मिला था? मुझे सबसे पहले, मैं आपको बताऊं, एकदम सबसे पहले दूरदर्शन में जो ऐड आते हैं गांव और किसान के, आपने कभी देखे होंगे कि ये खाद डालो तो गेहूं होगा, फसल लेते हुए, हाँ, चलाते हुए, वो सब। तो मैं पीछे क्राउड में जो 4-5 औरतें बैठी होती थी, उनमें मैंने 2 बार यहाँ लखनऊ में शूट किया है। उसमें मुझे 2,500 रुपये मिला था। तो सबसे पहले मैंने कैमरा लखनऊ में ही फेस किया। अच्छा, लखनऊ में। लेकिन वहाँ की बात मैं कर रहा था कि वहाँ पे पहले प्रोजेक्ट जो है कौन सी मिली थी, चाहे सीरियल में हो या चाहे फिल्म में? मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट भोजपुरी का ही किया था, नचनिया फिल्म। अब आ जाते हैं, मतलब तुरंत भोजपुरी पे आ गई। हाँ। अच्छा, सीरियल वगैरह और सब चीज़ों में एंट्री नहीं? सीरियल इसके बाद। अच्छा, नचनिया के बाद। हाँ। नचनिया किस सन में आई थी? मैं गई थी 2014 में गई थी, 2015 में। 15 में। हाँ। उसमें स्टार कास्ट होगा, आपके साथ कौन थे लीड वगैरह? अविनाश द्विवेदी हमारे हीरो बने हुए थे। नहीं, अविनाश द्विवेदी मेरे पापा का रोल कर रहे थे, सॉरी। और प्रकाश जैस जी, जिनको हम, हाँ, वो मेरे हीरो बने हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे हीरो बने हुए थे। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे मराठी समीर जी, उनका सरनेम मुझे नहीं याद है, समीर करके नाम था। और काफ़ी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई।
उसमें कुछ पहचान मिली कि नहीं मिली आपको कि हाँ कुछ उस फिल्म ने मुझे पहचान तो नहीं, उस फिल्म ने मुझे हम बहुत भी नहीं जान पाए कि चलिए हाँ उसका प्रमोशन अच्छे से नहीं हो पाया। तब तो टीवी थी नहीं, वो अपना थिएटर में लगती थी तो उसको ज़्यादा थिएटर मिले नहीं, क्योंकि मैं भी नई थी और अविनाश जी भी नए थे, और इस वजह से शायद मुझे लगता है, शायद मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा थिएटर नहीं मिले जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों के बीच नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल गर्व से कह सकती हूँ कि वो सिनेमा बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा ये बताइए, कहाँ मज़ेदार कोई चीज़ घटना घटी हो पहली फिल्म का, वो कुछ याद है, स्मृति में है? हाँ, स्मृति में है। मैं वहाँ वैनिटी में बहुत रोती थी, हाँ क्योंकि मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता था, हाँ। और एक ऐसी लड़की जो घर के चारों परिवार के बीच में रही हो। लोकेशन क्या था शूट का? सलेमपुर, सलेमपुर गोरखपुर। देवरिया। तो जहाँ पे जिसको एक लड़की को एकदम पलकों में रखा गया हो, पूरे घर में सबसे छोटी लड़की हो, और उसको ऐसी जगह लेके हम लोग गए थे ये लोग शूट करने। तो जो रोटी होती थी वो इतनी हार्ड होती थी। हाँ, वो तो चूंकि बन के आती है तो हार्ड हो हाँ, जाती है। तो मेरे गले से उतरती नहीं थी, तो मैं गुस्से में खाना नहीं खाती थी और रोती रहती थी। फिर अविनाश जी जो थे, जो मेरे फादर का रोल कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला जो आज तक मेरे दिमाग में है, कि तेरे यहाँ पे पापा या भैया या मम्मी या बहन कोई नहीं है, तो तेरे को आके मनाएंगे और तुझे रोटी खिलाएंगे। तेरे से सबको काम चाहिए, तो तू रो या गा या जो भी कर, काम देना, लेकिन रोटी तेरे को यही खानी पड़ेगी। तो एकदम ऐसा धक से लगा, क्योंकि कभी किसी ने आज तक रूड बात ही नहीं की थी इस तरह से। मतलब उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में समझाया था, क्योंकि वो मुझे चाहते थे कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने वही रोटी धीरे धीरे खाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो हमारे राइटर साहब थे, उनका अश्वनी करके हमारे राइटर थे, उनको पता चला। फिर उसके बाद उनके घर से मेरे लिए खाना आने लग गया। अच्छा, वही के आसपास के थे वो? हाँ, उनके घर से खाना आने लग गया। फिर उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया। फिर उन्होंने मुझे होटल से उठा के अपने घर में शिफ्ट कर दिया कि तुम यहीं पे रहो और यहीं पे घर का खाना खाओ और मेरे परिवार के साथ रहो। आज भी वो मेरे टच में है। एक सवाल आता है कि क्या भोजपुरी में इस समय के जो हालात चल रहे हैं उसमें महिलाओं के किरदार में इजाफा हुआ है? बहुत हुआ है। हाँ? बहुत हुआ है, क्योंकि जो सिंगर्स आ गए हैं इसकी वजह से जो है महिलाओं का किरदार तो बैठा हुआ था, क्योंकि कोई भी लड़की बिना जो हीरो है या सिंगर है उसके बगैर वो फिल्में बनती नहीं थी, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। अभी जो है कुछ दौर बदला है क्या? बहुत बदला है। हाँ? बहुत बदला है। मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्ट्रेस थी जिनके अंदर बहुत टैलेंट था, पर हर कहानी के हिसाब से उनको उतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि हर कहानी में, जैसे अभी फीमेल ओरिएंटेड अभी चल रहा है, तो पहले हीरो ओरिएंटेड चलता था। इसमें कोई दुमुही बात नहीं, जो सच है वो सच है। तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका महिलाओं को नहीं मिलता था। लेकिन अभी फीमेल ओरिएंटेड चल रही है, तो हर एक्ट्रेस अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाती है और अच्छे से काम कर पाती है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, महिलाओं की स्क्रिप्ट जो है जिस तरह की होती है, क्या उसको चुनने में आपको प्रॉब्लम आती है या सेटिस्फाई करना पड़ता है? मैं मेरी बात करूं जी तो मैं स्क्रिप्ट पहले मंगाती हूँ, जी जी। मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं पिक्चर फाइनल करती हूँ। अच्छा, इतना आपको लिबर्टी अब मिल गया है? नहीं, मैं पहले से ही ये थी। अच्छा। जब मैं नई थी, मैं उस डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि 4 गाने हैं और इतने इतने दिन तुम्हारी डेट्स चाहिए और ये फाइट सीक्वेंस है, तो क्या चार्ज है? मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो 2 मिनट फ़ोन पे शांत रहे। उन्होंने मुझसे एक सेंटेंस बोला कि आज तक ये सॉरी टू से बट उन्होंने मुझसे ही बोला कि आज तक कभी किसी ने मुझसे स्क्रिप्ट नहीं मांगी है। सारी एक्ट्रेस बस इतना पूछती है कितने गाने हैं, और अगर दूसरी हीरोइन है तो उसके ऊपर कितने गाने हैं। अगर आप मुझसे स्क्रिप्ट पूछ रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी ने स्क्रिप्ट मांगी है। मैं 100% आपको भेजता हूँ स्क्रिप्ट। तो मैं शुरुआत से स्क्रिप्ट को लेके, मैंने वो ट्रेंड आपके दिमाग में बना लिया था कि स्क्रिप्ट के बगैर हमको इधर उधर नहीं। हाँ, नहीं, क्योंकि मुझे मेरे घर से सपोर्ट था। मैं अकेले ऐसे भाग के नहीं आई थी कि नहीं मुझे तुरंत के तुरंत झंडे गाड़ने हैं, मुझे ऐसा नहीं था। तो मैं आराम से, मुझे था कि नहीं मुझे पहले स्क्रिप्ट दो, मैं देखूंगी, पढ़ूंगी, समझूंगी इसमें क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, अभद्रता है, नहीं है, क्या है, सब पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। ये मेरा शुरुआत से था। क्या आपने उसमें ग्लैमरस
जो देख करके चुनाव करती थी या किरदार देख करके चुनाव करती थी? देखिए, ग्लैमर तो हीरोइन का एक कह सकते हैं कि उसके साथ साथ चलता है, लेकिन ग्लैमर दिखा नहीं, भोजपुरी का ग्लैमर अलग होता है मेरा कहने मैं उसमें का आ रही हूँ। पर यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखाते थे। सिनेमेटोग्राफी की बात करूँगी तो बहुत ही अलग लेवल की सिनेमेटोग्राफी होती थी। उसी चीज़ को लेके मैं थोड़ा अलर्ट रहती थी कि अगर गाने हैं तो वो कैसे शूट होंगे। मैं हमेशा कैमरा देखती थी पहले भी। मेरे को ये नहीं था कि मुझे ग्लैमर नहीं करना है, लेकिन ग्लैमर करना है, लेकिन एक अच्छे वे में करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहना के कहीं पे भी कैमरा लगा देंगे आप और उसको बोलेंगे ग्लैमर, उसको ग्लैमर नहीं, उसको भद्दा बोलेंगे। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा बचती हुई आई हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे ग्लैमर से नहीं बचा, मैं अभद्रता से बचते हुए आई हूँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, वो जो दो अर्थी जो डायलॉग्स होते हैं वो तो अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं। सुनने को भी आता है, कहने को भी आता है। तो दो अर्थी डायलॉग्स, चूंकि आप तो हिंदी या कानपुरिया भाषा से ताल्लुक रखती हैं, तो दो अर्थी जो डायलॉग्स होते हैं उसको कैसे चुनती हैं कि ये चीज़ रखेंगे या ये चीज़ नहीं रखेंगे, या दबाव होता है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का? नहीं, मैंने आपको बोला ना, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के जाती थी सेट पे। और अगर जैसे मुझे कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो भोजपुरी लैंग्वेज से टच में रहते थे, उनका परिवार वहीं पे ही रहता था। तो मैं वो फोटो खींच के उनको भेज देती थी कि इसका मतलब क्या है। तो वो मुझे बताते थे इसका मतलब ये है। फिर जब सेट पे जाती थी तो मुझसे लोग बोलते थे बोलो, तो मैं बोलती थी इसको नहीं बोलूँगी मैं, इसको अच्छे लाइन में आप करके दो। इसको बोलने के भी वे बहुत अलग अलग तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि हम भतार बोलते हैं। भतार बोलने के भी बहुत सारे से, आप हस्बैंड बोल सकते हो, पिया बोल सकते हो, साजन बोल सकते हो, मीनिंग तो एक ही है। भतार कितना थोड़ा सा गंदा सा साउंड होता है। तो मैंने कहा आप ये लाइन बुलवाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं यही बोलूँगी, लेकिन इसका वे अलग होगा, इसके शब्द अलग होंगे, मैं वो वर्ड शब्द नहीं बोलूँगी। एक गाली उसी में है, जो भतार शब्द है उसके आगे एक जो कट होता है इंग्लिश का, उसको हिंदी में या भोजपुरी में बोलता है, उसको कहते हैं भतार काटी। तो भतार काटी एक शब्द हम भी गांव में सुनते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि एक औरत दूसरे औरत को गाली देती थी तो कहती थी भतार काटी। बताइए। तो वो भतार जो भद्दा तो लगता था, लेकिन अच्छा एक चीज और है, भोजपुरी में कुछ भद्दा शब्द भी है, लेकिन बहुत ही रस है। मैं आऊँगी, मैं इस टॉपिक में आऊँगी, और अभी तो शुरुआत हुई है, इस टॉपिक में भी आऊँगी। ये तो मेरी जर्नी की शुरुआत है, जो बता रही हूँ कि मुझे बतार ये सब का मतलब पता नहीं था। तो मैं कहती थी इसको पिया बुलवा दो ना, इसको साजन बुलवा दो ना, सैया बुलवा दो ना, यही क्यों बुलवाना है। तो क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था। हाँ, वो गानों से ट्रेंड आया। हाँ, लेकिन मैं भी अड़ियल, मैं नहीं बोलूँगी। अब वहाँ पे मजबूरी है, आधा शूट हो गया है तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक फिल्म शूट नहीं होती है तब तक आउट होती है हीरोइन। जिस दिन इन्वॉल्व हो जाती है उसके बाद चूंकि बजट तो छोटी होती है, अब उसमें उनकी मजबूरी हो जाती है। नहीं, मैंने कभी किसी की मजबूरी का नहीं, लेकिन हाँ, मुझे था कि मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे दिमाग में क्लियर था। अच्छा, मुझे ये नहीं करना है, आप डिसीजन ले लो। दूसरा सेंटेंस बनाओ, मैं कर दूंगी। हाँ, डिसीजन आपको लेना है, मैं ये नहीं करूँगी। डिसीजन आपको ले लो कि आपको मुझे लेना है या किसी और को लेना है। मैं यहाँ तक बोल देती थी, मैं ये सब नहीं करूँगी, आपकी अपनी इच्छा है, आपका पैसा लगा है भाई, आप चूज़ कर सकते हैं कि ये हीरोइन चाहिए कि वो हीरोइन चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ये शुरुआत से मेरे पास था, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट रही हूँ। अब ये बताइए कि ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में तो गांव देहात में होती है, क्या बॉम्बे में भी भोजपुरी फिल्मों की शूट में आप इन्वॉल्व रही हैं? हाँ। तो वहाँ का अनुभव और गांव का अनुभव, क्योंकि वहाँ के क्राउड का अलग ही सोच है, क्योंकि मराठी भाषा है और सब चीज़ें, तो जो वहाँ के आर्टिस्ट या वो चीज़ें होते हैं, तो उसमें और यहाँ में कुछ फ़र्क दिखता है? वहाँ के लोग इन चीज़ों से यूज टू हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, और मोस्टली शूट हमारा होता है स्टूडियो के अंदर, बंगलों के अंदर, जहाँ कोई आता नहीं है। और वहाँ इतने लोग विल्ले नहीं बैठे हैं कि कोई आपके शूट में आके देखेंगे। सबको 2 रुपये कमाने, सब जाके अपना अपना काम करते हैं। तो वहाँ फ्रीडम खूब मिलती है काम करने में। हाँ, आराम से। हाँ, यहाँ पे जब क्राउड होती है तो आपको समस्या तो आती होगी, किस तरह की समस्या? समस्या भी आती है, अच्छा भी लगता है कि लोग, दर्शक लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लगता है। और हमारा प्रशासन हमारे साथ रहता है तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है। एक शब्द आता है कि अभी तक की जो फिल्में हैं, 50 फिल्मों का लगभग दायरा है, 50 प्लस का या 50 के अंडर में, तो उसमें सबसे बढ़िया फिल्मों का आपका जो
शूटिंग रही है उसमें शूटिंग से लेकर के आउट तक कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी है? मुझे नचनिया, नचनिया पहली फिल्म अच्छी लगी। नचनिया, उसके अलावा मेहंदी लगा के रखना 2, अच्छा, ये किसके साथ था? ये यश मिश्रा, चिंटू पांडे। अच्छा, ये तो आप मेहंदी लगा के रखना शायद उनका भी तो था, खेसारी लाल का। हाँ उनका था, वो पहले पार्ट में थे, मैं सेकंड पार्ट में थी, थर्ड पार्ट में वो फिर थे। और घूंघट पे घोटाला फर्स्ट एंड थर्ड, जानू मेरी जान, और बंधन टूटे ना, ये मेरी बंधन टूटे ना तो एक तो उनका था मनोज तिवारी का। नहीं एक और बनी है बंधन टूटे ना। हाँ वो हीरो कौन थे? उसमें हीरो रितेश पांडे जी थे। अच्छा, हाँ तो तमन्ना एक और प्रेम का था जो रिलीज़ नहीं हुई, वो स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसमें मेरा मुस्लिम का कैरेक्टर था, तो मैंने दिलो जान से उसमें। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना है कि भोजपुरी में मुस्लिम किरदार कहाँ गायब रहते हैं? कुछ आपने कभी देखा कि मुस्लिम किरदार के फिल्में भोजपुरी में नहीं बनते, जबकि मुस्लिम बहुत ऑडियंस आपको या जितने भी भोजपुरी के लोग हैं देखते भी हैं, चूंकि यहाँ से लेके गल्फ तक आप लोगों का जो गल्फ इंटरनेशनल जो चीज़ बनी है तो उसमें मुस्लिम लोग बहुत इसके चाहने वाले, मेरे भी जानने वाले हैं। तो वो जो किरदार आपको दिल में तमन्ना रहती है कि ये किरदार, जैसे आपने जिक्र किया, तो वो किरदार के लिए कभी उत्सुकता रही है कि नहीं ये भी किरदार एक है? मैंने बोला ना, तमन्ना एक प्रेम कथा में मेरा अच्छा सा रोल लिखा था। क्या नाम था, उमर खान जी उसके डायरेक्टर थे, और मैंने बहुत काम किया था उसमें। वो नमाज वगैरह पढ़ना बहुत अच्छे से मैंने प्ले किया था, लेकिन वो कुछ कारणवश फिर सिनेमा आ नहीं पाई, उसका कुछ कॉपीराइट का कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो उसमें मैंने वो मेरे दिल के बहुत करीब थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये सिनेमा आएगी, मुझे कुछ अलग करने को मिला है, लेकिन वो आई नहीं। राजी वगैरह के टाइप का। हाँ करेक्ट। तो इसलिए ये तो 4 सिनेमा है जिनमें कुछ अलग अलग करने को मिला, तो और ये दर्शकों को अच्छी भी लगी है फिल्में। ये बताइए कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना कितना हद तक सही है एक हीरोइन के लिए? मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी पर्सनल शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी कदार पोस्ट कर दिया तो कर दिया, रील वगैरह फ़नी वे में कर दिया तो कर दिया, अपनी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए। हीरो हीरोइन है कि उसी पे जिंदा है? मैं क्या कर अब जिन लोगों को सुविधा लग रही है भाई, उससे अगर उनके घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो वो लोग करें। लेकिन क्या ज़्यादा नहीं हो रहा है? मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी और एक गंदा प्लेटफॉर्म भी है। हाँ। तो इसको अच्छे तरीके से यूज़ करिए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंदे तरीके से यूज़ करेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपकी पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। ये तो बात सही है, क्योंकि ये हिस्ट्री बन रही है, जैसे किताबें लिखी जाती थी उसी तरह वीडियो जो है हिस्ट्री बना रही है। तभी ये अमर चीज है ये। अब जो भी नई गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, किसी भी तरह के कंटेंट बना रही हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, पैसे के लिए, तो कल को आप जब आपके बच्चे होंगे, बच्चे के मेरी दादी ये थी मेरी नानी ये थी, yes. तो थोड़ा सा दूर का सोच के चीज़ें अच्छी बनाएं और थोड़ा सा नहीं एक चीज और है। अब इस पे तो आपने बोला, लेकिन ये बोला कि तितली घर का गाने पे जो है बहुत वायरल हो रहा है, बहुत बन रही है। अब उसमें ऐसे ऐसे सीन दे के किया जा रहा है शहर के तितली पे, तो उस पे आपने देखा और कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, हमने किस तरह बनाया और ये कैसे रील बन रहा है? वो उनके थॉट है, वो उनकी नहीं, सोच कभी है। लगा दिल में ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, क्योंकि वो उनकी थॉट है, वो उनकी सोच है, वो हम सबकी सोच नहीं बदल सकते सर। हम अपना हम ये मीडिया के माध्यम से ये समझा सकते हैं कि आप ऐसा मत करें, लेकिन हम उनके दिमाग में घुस के चीज़ें नहीं बदल सकते। भोजपुरी सिनेमा में काम करते हुए आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? पहले या अभी? कभी भी? पहले मुझे भाषा का बहुत डर लगता था, क्योंकि रउआ तहके तोरे ये बोल ही नहीं पाती थी मैं, तो बहुत इधर उधर बोल देती थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गई है। तो भोजपुरी में कहल जाओ कि रउआ तितली गर्ल हम ही, तो मैं का कहे रउआ? हाँ हम हैं तितली गर्ल। हाँ नहीं, आपके लुक से भी लग रहा है कि यू आर ऑलवेज तितली गर्ल। फिल्म और उसमें कुछ होती है ऐसी जो है जो क्या कहते हैं प्लेनेट का ये कुछ असर होता है क्या, कि इस तरह से जो है कोई चीजें आ जाती है, जुड़ जाती है और वो नाम चला, जैसे ड्रीम गर्ल
ड्रीम गर्ल, हाँ ड्रीम तो गर्ल, उस तरह से तितली गर्ल, तो क्या ये इस तरह के आपके साथ जो है हाँ बोलचाल में आ रही है? पहले हमके लोग भूतनी चाची के नाम से जानत रहे। अच्छा, वो हाँ, कौन सी फिल्म में थी? घूंघट में घोटाला। हाँ, घूंघट में तो हाँ पहले हमके भूतनी चाची के नाम से जानत रहे। फिर मेहंदी 2 में हम अंधी के रोल कैले रहनी। हाँ। तो मैं कह रही अंधी ओए मेहंदी वाली जात भी आ उधाई देखो आई देखो। हाँ। अब लोग हमरे के तितली गर्ल के नाम से जनिए। हाँ। ये पहले की बातों में अभी के बातों में मतलब कैसा महसूस होता है अंदर से कि अब कुछ हमें कुछ मिल रहा है? हाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद मेरी कुछ ऐसी चीज़ ट्रेंडिंग पे आई है, और ऐसे टाइम पे आई है जब यूथ बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो एकदम बूम कर गया ये गाना। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और दर्शकों से ऐसे ही दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे मुझे प्यार अपना देते रहे। तो ये बताइए कि जो फिल्म जो है बलमा बड़ा नादान, शायद वही फिल्म है। हाँ हाँ वही है। तो ये इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जब आपसे अप्रोच किया था वो कौन थे? महमूद सरी थे, जिन्होंने मुझे बलमा बड़ा नादान 2 के लिए कास्ट किया था। और महमूद भाई के साथ मैं दिलदार दूल्हा पिक्चर पहली की थी, तभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मुझे कि जब भी मैं कोई फिल्म करूँगा पहला फ़ोन तुम्हें जाएगा, और बोले कि तू मेरी छोटी बहन है। वो जब भी मुझसे बात करते सिस्टर बता तू कब फ्री है, क्या है बता। तो उन्होंने इस रोल के लिए मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। तो उन्होंने फिर कास्ट कर लिया, और ये मेरे सौभाग्य की बात थी कि पिक्चर भी अच्छी बनी और गाने भी अच्छे रहे। तो महमूद के साथ कहाँ कहाँ तक गई? महमूद जी के साथ मेरी यात्रा दिलदार दूल्हा से जुड़ी और अभी तक चल रही है, और आगे बहुत दूर तक जाएगी। आपकी प्रेरणा जो है भोजपुरी या हिंदी फिल्मों से किन किन हीरोइनों से आप प्रेरणा वो लेती हैं? देखिए मेरे लिए मेरी प्रेरणा तो मेरे भैया है। अच्छा। मैं उनके पद चिन्हों पे चल रही हूँ। हाँ, वही आपके मतलब आइडल है। आइडियल। हाँ, हाँ, मेरे भैया मेरे लिए सब कुछ है। हाँ। और क्या नाम है? अमित दीक्षित, अच्छा, क्या सुमित करते हैं? दीक्षित, 2 भाई हैं, दोनों मेरे दो लिए। बड़े हैं, आप छोटी हाँ हैं? दोनों बड़े हैं। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? और मेरे भैया का इंस्टीट्यूट है, हाँ। वो कोटा में लेक्चरार थे। अच्छा अच्छा अभी उनका खुद का बिजनेस हो गया है कानपुर में। अच्छा। और मेरे सुमित भैया है जो जिनको मैं छोटे भैया बोलती हूँ, हाँ। उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों मेरे लिए एकदम मेरे लिए स्तंभ है। हाँ। मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो ये मेरे लिए आइडल है। हम्म, और मैं इनको देख देख के बड़ी हुई हूँ, हम्म। तो प्यार भी बहुत मिला। हाँ तो सब कुछ मेरे लिए यही है, यही इनसे ही मैं सीखती हूँ, इनका ही किया धरा सब करती हूँ। कोई भी राय होता है तो पहले आप पहले भाई, हाँ, पहले भाई, माने भाई के आगे कोई नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं है मेरे भाई के आगे। और माता पिता? माता पिता की भी नहीं सुनती अच्छा, हूँ। वो नई जो चीज होती है, जो नई आइडियाज होते हैं, हाँ। वो शेयर भाई से करने में मजा आता है। हाँ मज़ा, देखिए मेरा और हमारी और मेरे भैया की एज में काफ़ी डिफरेंस है। ब्रांडिंग बहुत अच्छा है सब। हाँ मतलब डिफरेंस है, लेकिन मेरे भैया इतने अच्छे हैं कि वो इतना मेरे को कंफर्ट फील करा देते हैं कि मैं उनसे किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की बातचीत कर लेती हूँ। टेक्नीशियन के वहाँ बहुत इज्जत होती है, और यहाँ पे आपके सामने से बहुत ऐसी चीज़ें गुजरती होंगी जो आपको याददाश्त में कोई चीज़ हो तो बताएं। देखिए हमारे यहाँ भी टेक्नीशियंस की बहुत इज्जत होती है। कभी कदार कुछ होता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो मुंह से कुछ निकल जाता है। बहुत इज्जत होती है, लेकिन कोई सम्मान आज तक नहीं दिया। ना मेकअप को दिया, ना आर्टिस्ट को दिया, ना स्पोर्ट बॉय के किसी ने दिया है। साउथ का जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कि फिल्म सक्सेस होती है चाहे नहीं होती है, बाद में सबको सम्मान दिया जाता है। वो सम्मान की कमी है कि नहीं है? सम्मान की कमी है, बिल्कुल है। अभी हम उसको आप लोगों को उठाना चाहिए 100% और इस पे बात करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसीलिए आप कहिए, खुल करके कहिए कि ये सब चीज़ों पे सभी लोगों को बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन ये सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा। नहीं, ये हमारे दिग्गज लोग जो इंडस्ट्री में हैं, जिनको हम स्तंभ के नाम से जान सकते हैं, इनका नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके हाथ में पावर है, वो ये करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा होंगी। जिस दिन मेरे हाथ में पावर आएगी उस दिन मैं अपना करूँगी, मतलब दिल में है 100% है। कुछ चीज़ें बोली जाती है, कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती, समय आने पर बताई जाती है। जी। तो समय का इंतजार है। भोजपुरी फिल्मों के हीरोइनों में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी, जिनके काम से आपको अच्छा लगता है? आम्रपाली जी हो गई, अक्षरा जी हो गई, पाखी हेगड़े जी हो गई, रिंकू घोष जी हो गई, ये हैं अच्छी अभिनेत्री हैं। भोजपुरी सिनेमा को लेकर नेगेटिव धारणाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई। जैसे पहले ही आपने बोला था कि नेगेटिव चीज़ें देख करके हम उसमें जाना पसंद नहीं करती थी,
और उस समय की बात और आज की बात में अब आप डिफाइन करेंगे कि किस तरह की चीज़ें जो है आज चल रही हैं और पहले क्या चल रहा है? सबसे पहले ये एल्बम बैन हो जानी चाहिए। अच्छा। मुझे लगता है जिस दिन ये एल्बम बैन हो जाएंगे ना, उस दिन हमारी भोजपुरी भाषा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि फिल्मों में इतने वल्गर गाने नहीं हो सकते, क्योंकि सेंसर है, सेंसर काट देता है। ये एल्बम में अगर हमारा यूट्यूब थोड़ा सा ध्यान दे दे, ये जो गाने आते हैं इसको बैन कर दे और हमारे दर्शक लोग इसको देखना बंद कर दे, तो शायद भोजपुरी से अच्छी और मीठी भाषा कहीं है ही नहीं। अच्छा, आपने तो सफ़र किया है, क्योंकि कानपुरिया भाषा और भोजपुरी भाषा। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फील किया है कि इतनी फिल्में मैंने की, कभी भी किसी फिल्मों में वल्गैरिटी नहीं है, फिल्मों के गानों में वल्गैरिटी नहीं है, एल्बम में है। तो लेकिन सत्यानाश तो फिल्मों की हो रही है। तो हम लोग बताइए, क्योंकि वो फेस जो है, जो गाने गाने वाले जो हीरो हीरोइन है, हीरो हीरोइन नहीं, गायक जो हीरो बने हुए हैं, वो लोग का फेस फिल्मों में दिखता है और वही फेस जो है एल्बम में दिख जाता है। अब उसको डिफाइन कैसे किया जाए कि वो जो चीज़ है, ये दर्शक डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अगर कोई गंदा गाना आ रहा है, आप उसको मत देखिए, उसको मत प्यार दीजिए, उसको मत सराहिए, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर मिलियन व्यूज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो ऑडियंस को तैयार किया गया है शुरू से। अब हमारे सामने अच्छा खाना दिया जाएगा तो हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, खराब खाना खाएंगे? बताइए, हमारे सामने जो रखा जाएगा हम वही ना खाएंगे। लेकिन मसालेदार खाना तो लोगों को तो मसालेदार खाना तो तितली गर्ल में भी मसाला है ना, क्यों वायरल हुआ वो? तितली गर्ल में क्या अभद्रता है? कोई है अभद्रता? नहीं है। तो हम कह रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन उसको टाइम लगा ना। हाँ, टाइम लगा। लेकिन आज ट्रेंडिंग में है। लेकिन जो अभी अभद्र गाना इसमें आ जाएगा तो रातों रात ट्रेंडिंग में चला जाएगा। क्यों? इसमें हम कह रहे हैं इसमें दर्शक जब प्यार नहीं देंगे तो हम बनाएंगे ही नहीं ना। मुझे इस चीज से बहुत गुस्सा है, मुझे इस चीज से बहुत नफरत है, मैं सच कह रही हूँ। मैं भोजपुरी भाषा में पहले नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अभी मैं भोजपुरी भाषा से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है इससे मीठी भाषा कोई है नहीं। लेकिन ये भोजपुरी एल्बम बंद होने चाहिए, इनको बैन लगना चाहिए। मैं एकदम सामने बोल रही हूँ, इसमें बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। वेरी गुड। कहीं पे भी कुछ भी गाना बजता है, बोलते रहे तो अच्छा भोजपुरी, बस इतना बोल दिया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको क्या पता, लेकिन वो आपको एम्बैरेस फील करवा देता है। आप लोगों को भी फेस करना पड़ता होगा। करता है, लेकिन हम लड़ते हैं कि नहीं भाई एल्बम छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन फेस है, वो भी गंदे गाने बनाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि वो इतनी अच्छी पोस्ट में आने के बाद भी गंदे गाने बना रहे हैं। उनको अपनी भोजपुरी के लिए अच्छा काम करना चाहिए। मैंने अपनी पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्यूअर नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैं वो हारा नहीं हूँ। मैं सोचा हूँ कि नहीं, अच्छी चीज़ों को लेके चलूँगा। नहीं, इस चीज़ में मैं आज से नहीं, मैं पहले से ही मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। एल्बम बैन होने चाहिए, बैन होने चाहिए, बैन होने चाहिए। एकदम, मैं भी उसमें हूँ। अच्छे गाने बनाने, आप अच्छे गाने बना के एल्बम बनाइए। सबसे बड़ी बात है कि जो राइटर है, मैं तो सबसे बड़ी सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो राइटर्स हैं उसको लिटरेचर नहीं आती, भोजपुरी के जो लिटरेचर्स हैं उसको ना वो फील किया है ना वो जानता है। उनको लगता है कि ढोड़ी और ये सब बोल के, ये सब दिखा के गाना हिट कर लेंगे। भाई आप अपनी भाषा खराब कर रहे हो। उसका औलाद जब होगा, जब उसका औलाद भी तो होगा, वही सीखेगा, तब क्या सीखेगा? वही वो भी लिखेगा, वही वो भी लिखेगा, वही वो भी लिखेगा। पढ़ाई वही है। और मैं तो ये देखता हूँ, ज्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, कि जो भी राइटर्स हैं कोई ग्रेजुएट नहीं है आप बड़े दिग्गज लोग बात करेंगे कि अरे मेरा वो, मैं अपने बच्चे को ये इधर पढ़ा रहा हूँ, इधर लिखा रहा हूँ। अरे आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बच्चा आपके घर में चीजें सीखता है, उसको कोई स्कूल नहीं सिखा सकता अच्छी चीजें। जो आपके घर में चीजें हो रही पहले वो वही सीखेगा। आप भेज दो लंदन यूनिवर्सिटी, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी, जो आपके घर का माहौल है, जिस तरह से आप बात कर, जिस तरह से आप रह रहे हैं, सबसे पहले वो यही सीखेगा। लेकिन लंदन यूनिवर्सिटी तो फिर वही बात आ गई कि लंदन की जो कल्चर है, हमारी मैं एक बात बोल रही हूँ कि वो लोग जो बोलते हैं ना कि अरे पैसे कमा लिए गंदे गंदे गाने गा के, तो अपने बच्चों को ये गाड़ी वो गाड़ी। आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, आप अच्छे संस्कार नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अंदर वो खुद नहीं है। आप जब किसी को अच्छा खाना नहीं खिला सकते तो आप क्या ही करेंगे? मैं ये खाना शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ कि गाने की बात के लिए मैं खाना यूज करूँ, क्योंकि आपको गाने अच्छे ऑडियंस को देने चाहिए। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। नहीं, खाना के साथ जो है मसालादार खाना, ये पसंद, ये ऑडियंस बनाया गया, मेरा जो अनुभव है।
ऋचा जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि क्या जो भोजपुरी स्टार या कोई स्टार है उसके साथ फिल्म बनने के बाद अफवाहों का सामना करना पड़ा है? नहीं। ये तो एक ट्रेंड है कि हर आदमी अफवाह चला देता है, तो उसमें जो है आपके साथ भी कोई अफवाह चली थी, र्यूमर फैला था जो आपको पता नहीं था और ऐसे र्यूमर चल रहा है? मुझे अभी भी नहीं पता, और मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जितने भी हीरो हैं, जितनी भी हीरोइन है, सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। एक सवाल उठता है कि आपके हिसाब से सच्चा प्यार का मायने क्या है? अंडरस्टैंडिंग। किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? बिना बोले चीज़ें समझ जाना। मुझे कहनी पड़ रही है तो फिर मतलब क्या है, या उसको कहनी पड़ रही है सामने वाले को तो मतलब क्या है। वेरी गुड। तो उसमें एक चीज और जुड़ता है कि बातों बातों में चीज़ें निकल जाती है, सामने वाले को नोटिस करना चाहिए। ये सामने वाला भी कुछ बोले, वो फीमेल को भी समझनी चाहिए, और फीमेल कुछ बोल रही है तो मेल को भी समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात कही जाए, समझना ज़रूरी है। तो वही है, सच्चा प्यार अंडरस्टैंडिंग होता है। नहीं, सच्चा प्यार तो आपके प्यार के मायने ही अलग हैं, क्योंकि आपने कहा कि मेरे लिए भैया बहुत बड़े चीज़ है, तो प्यार तो वहाँ से शुरुआत होती है। और पिताजी का नसीहत जो आपने कहा कि ये चीज़ कर लो, फिर उस पर आपने कदम बढ़ाया, भाई से अपना वो चीज़ लिया। तो ये जो जितनी भी जो जर्नी चल रही है, उसमें क्या भाई का या घर वालों का हस्तक्षेप होता है? किस चीज़ में? काम करने में, या हीरो हीरोइन के साथ जो आपका शूटिंग होता है, या जो 5 दिन 10 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आती है, तो क्या उस पर प्रेशर रहता है सुबह शाम फ़ोन आना कि तुम अभी क्या की हो, कल का क्या शेड्यूल है, शाम को क्या शेड्यूल है? ये सब चीज़ें अक्सर सुनने को आती है कि घर के लोग इतना प्रेशर किए रहते हैं, तो इस तरह का प्रेशर का सामना आपने किया कभी? नहीं, कभी नहीं। टच वुड, गॉड ब्लेस मी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एकदम फ्री माइंड से। फ्री माइंड से। अभी आपके लिए जो है क्या रोल बाकी है जो करना चाहेंगी? अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो करना बाकी है। अभी तो शुरुआत की है मैंने। हीरोइन के रोल कितना आपने किया होगा? कितने सारी फिल्मों? हीरोइन के ही रोल किए हैं, सारे। बहन, भाभी, इस तरह के रोल नहीं नहीं, ऐसे ऑफर ही नहीं हुए, हीरोइन के ही रोल मैंने किए हैं, और अभी तो शुरुआत की है, अभी कुछ किया ही कहाँ है। तो बस अभी नहीं, एक शुरुआत। रिमर और है कि भोजपुरी फिल्मों की हीरोइनें जो है गदरारी बदन, एक शब्द आता है, उस तरह के जो है लोग अपेक्षा करते हैं, तो क्या आपके पास भी दबाव रहता है, आपके ऊपर भी दबाव रहता है कि रहता था, अब नहीं। हम्म, और लोग मुझे बोलते थे थोड़ी सी मोटी हो जाओ, हम्म, भोजपुरी में ऐसे चलता है। हम्म। मेरे जिसको आपको लेना आप ले सकते हो, मैं तो ऐसी रहूंगी। अच्छा, तो बोलते तो थे ये मुस्कुरा के कहती हो या मतलब टाइट जबान में? जिस वे में जो पूछता है उस वे में उसको रिप्लाई मिलता है। हाँ। वो अच्छे वे में बोलेगा तो उसको अच्छे वे में जवाब दूंगी, खराब वे में बोलेगा तो मैं खराब वे में जवाब दूंगी। आपके अनुभव से फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ प्यार निभाना कठिन है? आपने कभी देखा इस तरह की चीज़? तो आपने क्या क्या देखा और क्या अनुभव करके आपने मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रही हैं? इसमें मैं क्या ही जवाब दूँ। सबका अपना अपना गिल्टी नहीं होता था कुछ चीज़ें अपवाद में, या इस तरह की चीज़ें जो आती नहीं, हैं? देखिए सबका अपना अपना पर्सनल निजी मामला है। जिसको जैसे अपना जीवन जीना है वो वैसे जी रहा है, जिसकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर रहा है। इसमें हम किसी को क्या ही बोलेंगे। क्या फिल्मी सेट पे या कहीं और अल्कोहल या अदर मादक पदार्थों का प्रेशर हुआ कि नहीं ये करो तो हम तुम्हें आगे जो है वो करेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। हैं? कभी नहीं, ऐसे कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई कभी हीरो नहीं, हीरोइन? कभी नहीं। ये तो मैं डंके की चोट में बोल सकती हूँ, कभी नहीं, किसी ने भी नहीं। मतलब अल्कोहल आपके लिए? कभी नहीं। हाँ। सिगरेट वगैरह? कभी नहीं। हैं? किसी ने किसी भी प्रकार का कभी किसी ने फोर्स नहीं किया। ये बहुत बड़ा मिथ रहता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को, कि हीरोइन बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हीरोइन अगर कोई लड़की या कोई बच्ची सपने देख रही इंडस्ट्री में आने का, तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करने पड़ेगा। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने काम सीखा है, आपको काम आता है, तो आपको ये सब कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मेरा एक सवाल है कि क्या लाइफ पार्टनर के साथ फिल्में बनाना आपको अच्छा लगेगा भविष्य में? हाँ, थोड़ी लड़ाइयाँ होंगी, थोड़े
होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि भाग्यश्री और उनका क्या नाम है, हिमालय जी का जो मतलब फिल्म एक दो बनी थी तो चल नहीं पाई, तो ये भी तो एक प्रेशर होगा कि अगर हम लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनाएंगे तो चलेगी कि नहीं चलेगी, या कोई उस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबका सबका किस्मत अलग अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपनी किस्मत किसी और से कंपेयर करें। तो या लाइफ पार्टनर किस तरह की जो है आप अपेक्षा रखती हैं, कि आर्ट वाला हो कि धनवान हो, या उस तरह की चीज़ें? मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं पूछना नहीं चाहता था लेकिन आपने बता दिया। ठीक है, दर्शकों आप जान लीजिए कि ये सिंगल नहीं है और लाइफ पार्टनर है और लीगल है। हाँ, लीगल है। क्या आपको लगा कि जो आपने काम किया उसका क्रेडिट सही मायने में नहीं मिला? हाँ। कैसे उसको कह डिस्क्राइब सकते कैसे करेंगे? ये भी कह सकती हूँ कि मैंने 2-4 फिल्में जो की थी वो तो बहुत अच्छी सुपरहिट गई, पर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन हाँ ठीक है, जितना मुझे मिला मैं उससे खुश हूँ। अभी आने वाली फिल्मों में क्या क्या देख सकते हैं, किस किस रोल में देख सकते हैं? अभी सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में आ रही हैं, तो आप वही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेंगे सारे, महिला प्रधान कैरेक्टर, अच्छा, कि महिला कुछ भी कर सकती है, यस, तो वैसी पिक्चरें आने वाली हैं। आने वाली है। और किस किस रोल में, किस तरह के रोलों में हम आपको देख सकते हैं? ये तो आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, ये सब बता दूंगी तो फिर सिनेमा का अभी फिलहाल कौन सी फिल्म शूट की है? अभी फ़िलहाल तो मैं शूट कर रही हूँ भाग्य लक्ष्मी, जी, महमूद सर की फिल्म है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है और बहुत जल्द आप सबके सामने आएगी। तो भाग्य लक्ष्मी के किरदार से आप संतुष्ट हैं? 100%। हैं? और डायरेक्शन में? डायरेक्शन में अरे महमूद सर और अमर गुप्ता ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। महमूद सर प्रोड्यूसर है, अमर गुप्ता डायरेक्टर है, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने डायरेक्शन किया है। सोशल मीडिया पे ट्रोल को लेकर के आपका क्या सोचना है? ये मीडिया का एक माध्यम है, कभी कोई ट्रोल होता है, कभी कोई हिट होता है, कभी कोई फ्लॉप होता है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, जनता को जो करना है कर रहा है। अच्छा, मतलब उसमें सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं हैं? आपको पता होना चाहिए आप सही हो गलत हो, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि एक दिन आपको डायरेक्टर बना दिया जाए भोजपुरी फिल्मों का, या मिल जाए ऐसा मौका, तो किस तरह की फिल्में बनाना पसंद करेंगी? बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगी मैं। क्या दिमाग में थॉट चल रहा है? मैं बहुत अभी थॉट बता दूंगी तो नहीं नहीं नहीं, कुछ होगा ना कि इस तरह के एक ड्रीम होता है ना कि इस तरह की ये चीज़ होना चाहिए। बहुत शानदार फिल्म बनाऊंगी। हैं? बहुत शानदार फिल्म बनाऊंगी। प्लॉट क्या हो सकते हैं? प्लॉट सब कुछ उसमें रहेगा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कमर्शियल रहेगा कि आर्ट फिल्में रहेगी कि सोशल इशू रहेंगे? कॉमर्शियल ही रहेगी। कॉमर्शियल ही रहेगी, अच्छी बनाऊंगी। आने वाले समय में ऋचा दीक्षित जो है खुद को कहाँ देखती है? बहुत ऊपर। मेरा सवाल इसीलिए है क्योंकि भविष्य में जो जिस तरह से कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ आपका, वो कॉन्फिडेंस में आप 100% लबालब हैं अंदर से। एक शब्द आता है लबालब, यानी कि भरा हुआ एकदम। ये सोचना है कि आपकी कॉन्फिडेंस जो है आगे और क्या क्या मतलब करने वाली है और सोच रही है, और आगे ऑफर क्या आने वाले हैं, कुछ इस तरह की प्लानिंग आपका चल रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना कहूँगी कि हाँ मैं बहुत अच्छा करूँगी और अपने आप को बहुत ऊपर देखती हूँ। ऋचा जी, आपने फिल्मी दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव देखी होंगी, भोजपुरी में खास तौर पे, और चीज़ें नहीं। तो अगर आपके साथ आज तो उर्स पे हैं, आज ठीक ठाक चल रहा है, तो आपका सोचना और कॉन्फिडेंस से लबालब है, कभी इस तरह की नेगेटिव थॉट आने लगे या नेगेटिव परिदृश्य बन जाए, तो उसके बाद में आपका क्या, कैसे उसमें निकलने की कोशिश करेंगे, या कैसे उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? किस तरह का नेगेटिव? नहीं, फाइनेंशियल हुआ या तमाम तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक्चुअल चलता रहता है जो चीज़ें, हर आदमी खुश रहता है। फाइनेंशियल एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि फिल्में नहीं मिलती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो आदमी जो है निराश हो जाता है और वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। तो आप कैसे तैयार रखिए? नहीं, मेरा बैक मजबूत है। अच्छा, मेरा बैक मजबूत है। हाँ, तो ज़्यादा इस पे सोचती नहीं हूँ मैं। हाँ। ऊपर वाले ने इधर भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। आपने कभी सोचा है कि बिना कंट्रोवर्सी के फिल्में बनाई जा सकती है?
क्यों नहीं बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि एक गाना को कंट्रोवर्सी बना दो, उसके बाद में हीरो जो है अपने एटीट्यूड में रहता है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो फेम देख रहा हूँ, तो उस पीरियड में जो है आपका जो कैरेक्टर है उनके साथ जो अपने आप को फेम बनाते हैं, तो उसको पॉजिटिव वेब में लेके चलेंगे कि नेगेटिव वेब में लेके चलेंगे? सवाल समझी नहीं मैं। नहीं समझी। गाने पे जैसे आपने गाने पे प्रहार किया कि एल्बम आना ही नहीं चाहिए, लोग एल्बम बना करके आगे चले जाते हैं, जिसको एबीसीडी नहीं आता है, ठीक, एबीसीडी आता नहीं है एक्टिंग का, मतलब ककहरा भी नहीं आता है, और वो आ करके आपके सामने तांडव करने लगे, तो उस समय उसका जवाब कैसे देंगी? अब सीधे भाषा में मैं उसको जवाब नहीं दूंगी, मैं एक स्माइल करके चली जाऊंगी। हैं? मैं उसको जवाब नहीं दूंगी, मैं स्माइल करके चली जाऊंगी। हाँ, कि तुम्ही को मुबारक हो। स्माइल। अच्छा, मीडिया से कभी आपको पल्ला पड़ा है इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करने में? कभी कोई ऐसा बात बोल दिया हो जिसको कंट्रोवर्सी बन गई हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। हैं? अभी तक तो नहीं। इंटरव्यू वगैरह देती है कि नहीं? बिल्कुल देती हूँ तो, बट ऐसा कुछ हुआ कुछ ऐसे उगलवाने की कोशिश नहीं करते हैं कि कोई सी गुफा छोड़ दो, उगल दिया, उसके बाद में ट्रेंड करा दिया? नहीं। है? इसका क्या मायने हम समझे कि ये कहाँ से आई है इतनी थॉट? मैं क्या बोलूँ कि मुझे जो बोलना है मैं वही बोलूँगी, किसी के गुलवाने से मैं कुछ भी नहीं बोल दूँगी। दर्शकों, आपने देखा कि ऋचा दीक्षित की जो बेबाक जो बातें थी और इतना अंदर से लवरेज बातों को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के, जो अपनी बेबाक बातों से जानी भी जाती हैं और स्माइल के साथ वो बातें कह देती हैं, लेकिन बहुत गहराई में वो बातें होती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऋचा जो है तितली बन के, और तितली ही नहीं और भी चीज़ें बने और आसमान के ऊंचाइयों तक जाए, और आने वाली फिल्में इनको आप लोग सराहें, देखें और इनकी हौसला को बुलंद करें। तो आज का मेरा पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और आपको नए स्टार या नए व्यक्तित्व से मिलाएंगे। तो ऋचा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, डीजी मैक टेलीफिल्म पे ये पॉडकास्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।